नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, हम 12वीं क्लास का जो हमने पहला चैप्टर शुरू कर रखा है उसकी 3 वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं। यानी कि उस चैप्टर के 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज देखिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपके साथ 2 टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज जो 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहले मैं उन टॉपिक का नाम बता दूं आपको। पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कूलॉम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। यानी कि कूलॉम का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं, उसका सदिश रूप पढ़ने वाले हैं कि कूलॉम के नियम को सदिश रूप में आप कैसे लिखोगे। ठीक है। और दूसरा, यहीं पर सदिश रूप ही पढ़ने वाले हैं आज हम एक चीज़ और का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सदिश रूप पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 काम आज करने वाले हैं। एक तो कूलॉम के नियम का हम सदिश रूप पढ़ने वाले हैं, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। दोस्तों अब देखिए, आपको एक चीज़ हमने नहीं करवाई, एक चीज़ आपको समझनी है थोड़ी सी। अगले लेक्चर के अंदर हम उसका डेरिवेशन क्लियर करेंगे, आपको पहले समझना है। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है F/Q0 होती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। यानी कि बल बटे आवेश जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आवेश कौन सा आवेश होता है आपको पता है, ये कौन सा आवेश होता है? Q0 टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश होता है जो दूसरे आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। अब देखिए, जब ये फॉर्मूला होता है तो अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे कोई +Q आवेश पड़ा है और उससे ठीक r दूरी पर एक Q0 आवेश पड़ा है, छोटा Q0। तो इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा? F की वैल्यू रख दो, उसमें Q0 का भाग दे दो तो हमें E मिल जाएगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, F की वैल्यू रख देनी है और F में Q0 का क्या कर देना है बेटा? भाग कर देना है। अब वही करेंगे, F की वैल्यू, दोनों के बीच में बल F की वैल्यू क्या होती है ये हम निकाल चुके हैं, वो होती है Q0 बटे R की स्क्वायर होती है। ठीक है। अब इसमें किसका भाग देना है? 1/Q0 कर दो, Q0 का भाग दे दिया तो ये मिल जाएगा E। यानी कि Q0 से Q0 देखिए यहाँ आराम से कैंसिल हो जाएगा, Q0 से Q0, KQ बटे R स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? इस +Q0 आवेश का इस बिंदु P के ऊपर जहाँ पे ये Q0 रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दोबारा देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F/Q0, ये बात आपको पता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई +Q आवेश है, उसकी वजह से किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु P पर तीव्रता निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई Q0 आवेश पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, Q0 आवेश पड़ा हुआ है तो इसके द्वारा इस पे बल कितना लगेगा? तो क्लियर है कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर वाला फॉर्मूला, उससे लगेगा Q0 बटे R स्क्वायर। बटे में क्या है? इंटू में Q0 बटे में है। अब देखिए दोस्तों, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल होगा क्या बचेगा? KQ बटे R स्क्वायर बचेगा। तो ये किसी Q आवेश की वजह से उससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर क्या है अपने पास? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपके पास सूत्र है। इस तरीके से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। तो अब आपको दिमाग में फॉर्मूला रखना है इस टॉपिक के शुरू में, इस लेक्चर को सुनने से पहले माइंड में रखना है कि KQ बटे R स्क्वायर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और बल के बारे में आपको पता ही है, बल के बारे में आपको पता है KQ Q0 बटे R स्क्वायर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वेक्टर फॉर्म कूलॉम के नियम की। देखिए, कूलॉम का नियम आपको पता है, ये देखिए 2 आवेश हैं यहाँ पे, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर बैठे हैं? दोनों एक दूसरे से देखिए R दूरी पर बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये दोनों ही प्लस आवेश हैं, इसका मतलब ये इसको इधर धकेलेगा और ये इसको इधर धकेलेगा, क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, प्लस माइनस में आकर्षण होता है, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, ये +Q
इसको इधर धकेलेगा। अब ध्यान रखो बल कैसे लिखना है, जिस पर बल लग रहा है वो पहले लिख देना है। जैसे मान लीजिए बल लग रहा है Q2 पे, तो 2 पहले लिख दिया। कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, उसको बाद में लिख दिया। F21 F21 यानी कि 2 मतलब फोर्स तो लग रहा है, बल तो लग रहा है 2 पे, ठीक है। और लगा कौन रहा है, 1 नंबर लगा रहा है, तो इसका मतलब F21 का मतलब 2 पे फोर्स लग रहा है, 1 नंबर वाला बल लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है। ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी डायरेक्शन, यहाँ से इस तरफ। अब यहाँ से इस तरफ जाओगे, कौन बल लगा रहा है, 2 नंबर वाला बल लगा रहा है Q2। किस पे लगा रहा है, 1 नंबर पे, तो क्या हो गया, 1 पे लग रहा है F, जिस पे लग रहा है वो पहले 1 और दूसरे द्वारा लगाया जा रहा है 2, F12। जैसे मान लीजिए Q4 पे बल लगा है, ऐसे जस्ट ऐसे ही मान लो Q4 पे बल लग रहा है, और बल कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो क्या होगा, जिस पे बल लग रहा है वो पहले F4, जो बल लगा रहा है वो बाद में 2 क्या हो जाएगा, ये F42। समझ रहे हो बात, इस तरीके से आप बल को लिख सकते। इसका मतलब ये बात हमें अब समझ आ गई कि जैसे जिस पे बल लग रहा है उसको पहले लिखना है। 2 नंबर पे बल लग रहा है, 1 नंबर लगा रहा है तो F21। 1 नंबर पे बल लग रहा है, 2 नंबर वाला लगा रहा है तो F12। 4 नंबर पे बल लग रहा है, 2 नंबर वाला लगा रहा है F42। इस तरीके से आपको लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो होगी बल की बात, अब स्थिति भी तो बतानी होती है हमें। अब देखिए वही काम स्थिति के लिए है। देखिए Q1 से Q0 की दूरी भी R है, तो Q1 से Q2 की दूरी भी R है, तो क्या Q2 से Q1 की दूरी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, R ही बदलेगी। लेकिन देखिए बेटा दिशा बदल जाएगी। Q1 से Q2 की दूरी जब मापेंगे तो हम जाएंगे इस दिशा में, ठीक है। और जब Q2 से Q1 की दूरी मापोगे, Q2 से Q1 की दूरी मापोगे तो आओगे इस दिशा में। अब देखिए दिशा बिल्कुल उल्टी हो गई है ना, दोनों दिशाएं बिल्कुल उल्टी है। इसका मतलब हम देखेंगे Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति क्या है। तो देखिए ये ब्लू वाला एरो लगा हुआ है, या ग्रीन वाला देख लीजिए इस तरफ, है ना। इसका मतलब Q1 से Q2 की स्थिति, दोबारा देखिए Q1 से Q2 की स्थिति क्या है, तो ये है। समझ के बात, दूरी तो उतनी है। और वही चीज़ जैसे बल 2 पे लग रहा था, 1 द्वारा लगाया जा रहा था, यहाँ स्थिति 2 की है, 1 के सापेक्ष देख रहे हैं, तो R21। यानी कि जो चीज़ प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में देखते हैं वो पहले लिखते हैं। अब स्थिति यहाँ दूसरे की देख रहे हैं, देख पहले के द्वारा रहे हैं, तो R21। फिर देखिए सेकंड थिंग क्या आएगी यहाँ पर, जब हम देखेंगे कि Q2 से Q1 की स्थिति क्या है, तो उल्टी दिशा में आ रहे हैं। Q2 से Q1 की स्थिति R12। कहने का मतलब ये R21 और R12 दोनों अपोजिट दिशा में है, यानी कि R21 सदिश को मुझे -R12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिशा देखिए दोनों के बिल्कुल विपरीत है। समझ आ रही होगी बात। Q1 से Q2 की स्थिति क्या है, R21, ठीक है, जो इस दिशा में है। और Q2 से Q1 की स्थिति क्या है, R12 जो कि इस दिशा में है। इसका मतलब दोनों परिमाण में तो समान है। इसका मतलब परिमाण में समान है तो ये तो ठीक है कि R12 तो बराबर है मोड इसका R21 के, मोड तो दोनों का बराबर है, क्लियर होगी बात। लेकिन जब दिशा की बात करते हैं, मोड दोनों का बिल्कुल बराबर है, परिमाण दोनों का बराबर है, लेकिन दिशा जब परिमाण हटा देते हैं, मोड हटा देते हैं, तो दिशा में यहाँ माइनस आ जाता है सदिश के रूप में। तो इसलिए है दिशा विपरीत, परिमाण में बराबर है, तो वही आ जाता है। तो वही यहाँ पर आ जाएगा, इजीली आपको समझ आ गया। Q1 द्वारा Q2 पर कितना बल लगेगा, अतः Q1 द्वारा Q2 पर बल। अब Q1 Q2 पर कितना बल लगा रहा है, F21 लगा रहा है, F21। आपको पता है के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एप्सिलॉन 0 8.8541 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक को भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो Q1 द्वारा Q2 पर बल, तो जिस पर बल लग रहा है वो पहले F21 के Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर, क्योंकि Q1 से Q2 की स्थिति क्या होती है, R21 से बताता है वो, R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। बस यही बात समझनी है। सदिश रूप में कहीं भी आप जाओ उस चीज़ का कैप लगा देते हैं।
और क्लियर सी बात मैंने आपको बता दी। अब R21 का कैप माइनस होगा R12 के कैप के, ठीक है ना, माइनस होगा R12 के कैप के, क्योंकि इसी प्रकार Q2 द्वारा Q1 पर बल लगेगा तो F12, क्योंकि 1 पे लग रहा है पहले 1 लिख दिया, 2 द्वारा लग रहा है तो बाद में 2, F1 पर बल 2 द्वारा F12, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर R12 कैप। ये जो कैप है R21 कैप और R12 कैप, ये याद रखना है। और कैप होता है एकांक सदिश, जिसका मतलब होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो सदिश कितना है आपके पास, सदिश कितना है R21, ठीक है, और उसका परिमाण कितना है R21 का परिमाण। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, यहाँ से दिख रहा है F21 एंड F12 की, ठीक है दोस्तों, ये आ गई। R12 ये है, R21 ये है, कोई दिक्कत नहीं है। R12 माइनस होता है R21 का, इसीलिए F12 भी F21 का माइनस होता है, क्योंकि जब इसको यहाँ पे माइनस रखोगे तो ये इसका माइनस है, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू फिर यही बन जाएगी। कहने का मतलब ये बल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए यहाँ से दिख रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, दूसरा इस तरफ लग रहा है, लेकिन परिमाण में दोनों फिर बराबर हैं। जैसे R12 और R21 बराबर हैं, ये देखिए यहाँ पे भी शो किया हुआ है। Q1 Q2 पे जो स्थिति है वो R12 है, और Q2 से Q1 की स्थिति जो है वो R12, और Q1 से Q2 की स्थिति R21 है, ठीक है। दोनों अपोजिट दिशा में परिमाण में बराबर हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि R12 और R21 जो है उसका माइनस है, और F12 F21 का माइनस हो जाएगा इजीली। F21 ये हो गया। अब देखिए सदिश को ये लिख सकता हूँ, जब सदिश को मैं यहाँ ये पुट करता हूँ, यानी कि इस चीज़ को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ R12 कैप का, तो आपको दिख रहा है ऊपर क्या बन जाएगा, इजीली क्लियर हो रही है बात। ऊपर बन जाएगा इसका सदिश बटे इसका परिमाण, और इसके परिमाण का मतलब होता है सदिश हटा के। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसकी क्यूब हो जाएगी समझ पा रहे हो बात। तो नीचे क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, है ना। यानी कि अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, F21 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद क्या है Q1 Q2 बटे R21 की होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए R21 का कैप है, और आपको अब ये बात पता है बहुत अच्छे से कि R21 के कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ इजीली। मैं इसको देखिए बैक जा रहा हूँ, R21 के कैप को लिख सकता हूँ R21 सदिश बटे R21 का मोड, और मोड का मतलब होता है सीधा ये, है ना, मोड का मतलब ये हटा के सीधा R21, तो ये तो 3 होगी पावर, ये आपका ऊपर पड़ा है, इसीलिए ये पावर 3 हो गई और R21 पड़ा है। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, देखिए पावर 3 करनी है, यहाँ भी पावर 3 हो जाएगी, और ये R12 ये पावर 3 है बेटा, ये मेरे से 2 लिखा गया, 3 आ गया, क्योंकि यहाँ कैप होता तो 2 होती पावर, कैप हटा के सदिश बटे सदिश का परिमाण लिख दिया तो वो गुणा हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगी 3 आएगी पावर, ठीक है। तो ये दोनों जगह क्या हो जाएगी, पावर 3 और पावर 3 हो जाएगी। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, कूलाम के नियम का सदिश रूप आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है 12वीं क्लास का टॉपिक ये, RBSC बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। बस R21 R12 का चक्कर है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। अब यही काम हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ करना है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, हमने बताया था कि अगर प्लस Q आवेश रखा है तो वो प्लस Q0 आवेश को क्या करेगा, दूर की ओर धकेलेगा, दूर की ओर धकेलेगा, इसलिए प्लस Q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। और इसी तरीके से अगर ये यहाँ पर कोई माइनस Q आवेश पड़ा है तो माइनस Q आवेश क्या करेगा, प्लस Q0 आवेश को अंदर की ओर खींचेगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस के लिए अंदर की ओर होती है। यानी कि माइनस के लिए तो हम नेगेटिव लेते हैं, प्लस के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, बाहर की ओर पॉजिटिव अंदर की ओर नेगेटिव। और विद्युत किसी आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अभी आपको बताया था ये होती है। अब यहाँ पे मैंने एक सदिश रूप में वही चीज़, वहाँ पे भी R कैप लिखा था, यहाँ भी मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ दी है R कैप। अब R कैप क्या है, R सदिश बटे सदिश का परिमाण, और R क्या है, पहली बात R ये दूरी है, यानी कि R वो बिंदु है, R आवेश से वो दूरी है जहाँ पे हमें ज्ञात करनी है तीव्रता। तो R दूरी और R सदिश इस तरफ हो गया, ठीक है ना, प्लस के लिए बाहर की ओर हो गया,
और यही आर सदिश अगर माइनस के लिए होता तो अंदर की ओर है ना। देखिए दो डायग्राम बनाए हुए हैं, प्लस के लिए बाहर की ओर है और माइनस के लिए ये क्या है, अंदर की ओर है। तो दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल विपरीत होती है। प्लस के लिए डायरेक्शन बाहर की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की, माइनस के लिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बेटा अंदर की ओर होती है ना। देख सकते हो आप लोग, आर कैप की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से शो की हुई है। इसीलिए ऋण आवेश के लिए दिशा ऋणात्मक होती है, धन आवेश के लिए धनात्मक होती है। और आर कैप क्या है, आवेश क्यू से बिंदु पी की स्थिति का एकांक, सीधी सी बात है, एकांक सदिश है। क्यू से पी की स्थिति बताता है ये सदिश, और उसका क्या है, ये एकांक सदिश। ठीक है बेटा। अब देखिए वही बात, इसको रख देंगे आर बटे आर। अब मोड आर को ध्यान रखो, हम सीधा आर भी लिखते हैं ना, तो इसको क्या लिख देंगे, आर बटे आर, आर सदिश बटे आर। फिर आर से गुणा हो जाएगा नीचे, तो आर की पावर 3 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही चीज़ बन जाएगी। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी देते हैं। यानी कि जो ई है हमारे पास वो क्या है, आपको पता है, अब ये है के क्यू बटे आर स्क्वायर, आर का कैप। अब मैं क्या करूँगा, देखिए आर का कैप, आर के कैप को लिख दूंगा के क्यू बटे आर का स्क्वायर, आर के कैप को लिख दूंगा आर सदिश बटे आर। अब ये आर और आर क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर की पावर 3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा के क्यू आर सदिश बटा आर की पावर 3 बन जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये आपके पास हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप, और उससे पहले पढ़ा था हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो ये आपके पास दोनों जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये नोट्स भी हम अवेलेबल करवाते हैं आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, और नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, एक जो न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार आया है, समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर समान आवेश प्लस क्यू रखे हैं। केंद्र पर कितना आवेश रखें कि निकाय साम्य अवस्था में रहे। देखिए इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने पिछले जो लेक्चर में क्वेश्चन किया था उसमें हमने एक वर्ग लिया था, और एक वर्ग के चारों कोनों के ऊपर हमने रखा था प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, है ना। और फिर क्या किया था, उसके केंद्र के ऊपर हमने बताया था कितना आवेश रखेगी ये साम्य अवस्था में रहे, है ना। ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे किया था, तो काफ़ी आसान था ये तो। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या है कि समबाहु त्रिभुज है, उसके तीनों कोनों पर समान आवेश रखा है प्लस क्यू, और हमें क्या करना है, केंद्र पर आवेश पूछा है कितना रखें निकाय साम्य अवस्था में रहे। देखिए सबसे पहले आपको हम इसके बारे में समझाते हैं करना क्या है। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों को। देखो इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं त्रिभुज ताकि वो चीज़ क्लियर रहे। ये इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसका मतलब सारी भुजाएं कितनी हैं, ए हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसके सारे कोनों पर एक आवेश रख देना है, प्लस क्यू और प्लस क्यू। और हमें क्या देखना है, एक केंद्र ले लिया यहाँ पे, बिल्कुल सेंटर पे एक चार्ज रख देना है, और उस चार्ज का नाम रख देना है हमें क्यू डैश। और हमें क्या देखना है कि रिजल्टेंट कितना लगे, 0 लगे इसके ऊपर, क्यू डैश के ऊपर बल देखेंगे। अब देखो क्यू डैश पे जब बल देखोगे तो ये इसको इस तरफ बल लगाएगा, ये इसको इस तरफ बल लगाएगा, और ये इसको इस तरफ बल लगाएगा, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण करेगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, मैं नाम दे देता हूँ, इसको F1 दे दिया, इसको F2 दे दिया। ये जो F1 और F2 बल हैं, अब सब इनके बीच में कोण देखिए, ये जो F1 और F2 बल है इन दोनों के बीच में कोण होगा 120 डिग्री, ठीक है। अब परिमाण सबका बराबर होगा, और हमें निकाल लेनी है इस Q डैश से सबकी दूरी है, यानी कि ये दूरी इससे, ये दूरी इससे, और ये दूरी इससे। पहली बात, ये तीनों दूरियां बराबर होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है के क्यू डैश बटे आर स्क्वायर। तो इसमें आर चाहिए ना हमें, तो आर कैसे निकलेगा, ये दूरी और ये दूरी।
अब ये तीनों जो दूरियां हैं वो बिल्कुल एक जैसी होंगी, पहले हम बता देते हैं। तीनों दूरियां बिल्कुल एक जैसी होंगी। एक जैसी होंगी तो होंगी कितनी, तो बहुत इजीली देखिए एंगल वाले सिस्टम से आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ये कोण कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 120, ये भी 120। ठीक है, ये 60 है तो ये 30 रह गया, ये भी 120 रह गया। ये दूरी a है तो ये रहेगी a/2। समझ पा रहे हो बात? ये दूरी क्या है, a/2 है ना। तो ये a/2, ये 90 डिग्री, ये कर्ण है, कर्ण है, ये लंब है। अगर इसको लें 30 डिग्री को ना, तो इजीली निकाल सकते हो यहाँ से आप। ठीक है, यानी कि अगर मैं सीधी बात बताऊँ तो हमारे पास जो डायग्राम बनता है, हम वेक्टर फॉर्म में बाद में बात करते हैं, उसमें जो यहाँ पर क्यू डैश रखा है उससे दूरियां ज्ञात करनी है प्लस क्यू की, तीनों की, ताकि के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर लगा सके, क्योंकि आर तो दूरी है ना उनके बीच में, वो ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखिए ये मुझे ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये पूरी दूरी कितनी है बेटा, a है, तो ये कितनी रह जाएगी, a/2। ठीक है ना। फिर देखिए कोण आपको पता है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण होता है 60 डिग्री, ये रह गया 30 डिग्री। कितना रहेगा ये, 30 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, ये है कर्ण। तो ऊपर कर्ण और नीचे क्या हो, नीचे अब देखिए मेरे पास यहाँ a/2 है, 30 डिग्री के लिए आधार है, तो कर्ण बटे आधार जब आप करोगे तो वो आता है कर्ण बटे आधार। जब आप लाल बटे कक्का से इसको करते हो तो लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण कर लीजिए, या कर्ण बटे आधार एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कर्ण बटे आधार आ जाता है सेक थीटा, है ना। क्या आ जाता है, सेक 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेना, सेक 30 डिग्री। अब आधार कितना है, a/2, और सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू cos 30 का उल्टा होता है, यानी कि 2/√3 होता है ना। तो इसको 2/√3 से गुणा करोगे जब, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये a/√3 बच जाएगा, यानी कि ये दूरी कितनी है, a/√3। देखिए समझते हैं, यहाँ पर वही चीज़ है। ये देखिए ऐसे भी ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ये कोण पूरा 120 डिग्री है, तो ये 60 डे रह गया, ये 30 रह गया, ये तो 30 है ही क्योंकि 60 है, 30 रह गया, 30 और 90 टोटल कितना होता है 180। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 रह गया। ठीक है ना, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज की। ठीक है, तो ये 60 रह गया। यहाँ से साइन 60 निकाल लिया। साइन 60 क्या होगा, देखो लंब बटे कर्ण, 60 के सामने लंब a/2, 60 के सामने क्या है, लंब है, कितना है लंब, ये 60 डिग्री के सामने a/2। ठीक है, और फिर आ गया ये कर्ण, 90 के सामने कर्ण। ठीक है, a0 AO, तो AO की वैल्यू हमें देखनी है, तो AO को इधर ले आइए, साइन 60 को नीचे ले जाइए, साइन 60 होता है √3/2। तो यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया a/√3। ठीक है ना, तो AO की वैल्यू क्या आएगी, a/√3। आपने इजीली कैलकुलेट कर ली, यानी कि सबकी दूरियां कितनी है, ये a/√3, a/√3, a/√3। तीनों जो हमारे पास आवेश हैं वो Q डैश से a/√3 दूरी पर हैं। ये यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए दो त्रिभुज, यहाँ पर दो बल, ये वाला F1 और ये वाला F2, ये तो F3 है। इस दोनों का परिणामी देखना है, तो इन दोनों के बीच का कोण देखना पड़ता है, क्योंकि परिणामी होता है p² + q² + 2pq cos थीटा। तो pq की जगह क्या है, F1 F2 F1² + F2² + 2F1 F2 cos, दोनों के बीच का कोण ये कितना है, हमने अभी बताया था 120 डिग्री, है ना। 120 डिग्री कैसे है, आपको क्लियर हो गया। ये कोण होता है 360 पूरा, और ये कितने हिस्सों में बंटा हुआ है, यहाँ से ऐसे ऐसे जब देखोगे ऐसे बड़े हिस्से, तो बड़े इसमें क्या बनेंगे, 4 हिस्से बनेंगे। तो 12 12 12 3 हिस्से बनने हैं, 12 3 हिस्से बनने हैं, आप देख सकते हो। तो 3 हिस्सों से ये 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री आ गया F1² F2², यानी कि आपके पास F क्या आ गया, F1² F2² 2F1 F2 cos 120। F1 F2 दोनों क्या है, Q डैश बटे a/√3 ये होल स्क्वायर, क्योंकि Q बटे r² होता है, r की वैल्यू a/√3 हमने अभी देख ली। cos 120 होता है -1/2,
ये F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, ये F1 F2 दोनों बराबर हैं, तो अब सबको F1 F1 लिख दिया। F1 स्क्वायर दो F, ये भी 2 F1 स्क्वायर हो गया। कॉस 120 को लिख दिया -1/2, और 1/2 जो है वो 2 से कट जाएगा, यहाँ भी F1 माइनस का F1 स्क्वायर बच जाएगा। ये 2 F1 स्क्वायर प्लस के F1 स्क्वायर माइनस का, तो वापस क्या बन गया F1 स्क्वायर अंडर रूट में क्या बच जाएगा F1 स्क्वायर, और वो बाहर आके क्या हो जाएगा F1। F1 के बराबर वैल्यू ये है, और ये हो गया किस तरफ, ये F जो है होगा किस तरफ, इस तरफ, दोनों के बिल्कुल बीच में, यानी कि 60 इधर 60 इधर। और देख लेते हैं कि ये कितना कोण बनाता है किसी एक से कितना, तो आपको पता है ना फॉर्मूला tan फाई इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा होता है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा निकालेंगे, और Q साइन थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लियर हो गया, F1 साइन 120 बटे F1 प्लस F2 प्लस F1 कॉस 120। F1 F2 बराबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ये साइन 120 होता है कितना √3/2 लिख दिया, कॉस 120 होता है -1/2, नीचे बचा 1/2, 1 - 1/2, तो ये 2 से 2 फिर √3, और tan फाई √3 होता है 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री आ गया ना, यानी कि दोनों से 60 डिग्री कोण बनाएगा, इधर से, यानी कि बिल्कुल बीच में। अब देखिए ये F1, ये F भी F1 के बराबर है, और F1 F2 F3 तीनों बराबर है। अब देखो ये इस तरफ उतना ही जितना इस तरफ वाला, तो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो गए, यानी कि टोटल बल साम्यावस्था में क्या होगा 0, यानी कि F प्लस F3 दोनों का जोड़ क्या होगा 0। क्लियर हो गया। और F की वैल्यू कितनी है KQ डैश बटे ये, और F3 की भी ये है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 0, दोनों का जोड़ डबल 0 हो गया। अब 0 हो गया, बाकी तो 0 कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि Q तो 0 हो नहीं सकता, पता चला Q डैश 0 है। इसका मतलब रखने की ज़रूरत ही नहीं है केंद्र पे कुछ, निकाय पहले ही साम्यावस्था में है, यानी कि 0 कूलाम आवेश रखना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो या ये कह सकते हो, कुछ भी रखना नहीं पड़ेगा, हमारा जो निकाय है वो पहले ही साम्यावस्था के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या था, न्यूमेरिकल था। मैं दोबारा न्यूमेरिकल को और बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, न्यूमेरिकल को पूरा क्लियर कर देते हैं, इसमें आपको किसी तरीके की कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। देखिए क्या दिया हुआ था, बहुत आपका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक हमें त्रिभुज दिया था, और दिया था कि उस त्रिभुज के चारों कोनों पर Q आवेश रखा हुआ है, और उसके बिल्कुल केंद्र पर कितना आवेश रखें कि वो साम्यावस्था में रहे, Q डैश रखें। अब हमें पता है कि ये इस पे इस तरफ बल लगाएगा, कितना लगाएगा, F1 इज इक्वल टू KQ डैश, आपको ये बात पता है, कितना लगाएगा KQ डैश बटे ये दूरी जो है, और ये दूरी कितनी निकाली थी A बटे √3 की होल स्क्वायर, ठीक है। सेम ये भी इतना सेम होगा बिल्कुल। अब इन और ये इस पे लगाएगा सेम F3। अब पता क्या चला कि F1 और F2 F3 तीनों बराबर होते हैं, लेकिन F1 F2 का जो परिणामी है, अब F1 और F2 में दोनों में कोण कितना है 120 डिग्री, ठीक है ना। परिणामी होता है जो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 हाफ होता है, तो हाफ इससे कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 2 और ये 1 माइनस का, तो उससे क्या मिलेगा, यानी कि आंसर अपने को वही मिलता है कि ये जो परिणामी मिलता है दोनों का, और परिणामी की दिशा क्या है इस तरफ, ये F बिल्कुल इस F3 के बराबर ही है। F1 F2 F3 F तीनों ही बराबर हो गए। अब दो बल बराबर और विपरीत दिशा में तो परिणामी 0 हो जाता है। इसका मतलब दोनों का परिणामी जो है KQ डैश बटे R स्क्वायर, दोनों का जो डबल हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 0 है। तो इससे क्या पता चला कि ये तो 0 हो नहीं सकता, इतना पोर्शन Q डैश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 0 आवेश रखना पड़ेगा। ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए A बाई √3 की, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक था आज का पूरा, जिसमें हमने पहले विद्युत क्षेत्र और हमारा जो कूलाम का नियम है उसका सदिश रूप पढ़ा है, और मैं कोशिश करता हूँ अब फिर से थोड़ा सा हम उसके सदिश रूप को देख लेते हैं, सदिश रूप को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इतनी सी बात है कि दो आवेश हैं। अब Q1 आवेश Q2 आवेश के ऊपर बल लगाएगा, और Q2 आवेश Q1 Q2 पे इधर बल लगाएगा F21, और Q2 Q1 पे F12। जिस पे बल लग रहा है उसका नाम पहले लिखना है, पहले पे लग रहा है दूसरे द्वारा F12, दूसरे पे लग रहा है पहले द्वारा F21, ठीक समझे, उसको पहले।
इसी तरीके से पोजीशन देखिए, Q1 से Q2 की R21 और Q2 से Q1 की R12। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल उल्टी है। इसका मतलब R12 को माइनस R21 लिख सकते हैं ना, और R21 को माइनस R12, तो बस यही आ गया। और इसको लिख सकते हैं सदिश बटे सदिश का परिमाण, और सदिश का परिमाण होता है सिंपल, जैसे ये है ना, तो नीचे क्यूब हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था मेरे से स्क्वायर लिखेगी, ये क्यूब ही होगी, ठीक है, ये आ जाएगा। सिमिलरली जब इसका सदिश रूप पड़ा तो KQ/R² होता है। इसमें भी अब देखो, आर कैप की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है धनावेश के लिए, और अंदर की होती है ऋणावेश के लिए, ये आपको बता चुका हूँ। आर कैप होता है R सदिश बटे R, और R फिर R² से गुना हो जाएगा, R⁻³ सेम बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये न्यूमेरिकल किया है हमने, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से मेहनत करनी है। अब आज के लिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, अगले लेक्चर के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एक त्रिभुज के दो कोनों पर समान आवेश +Q रखे हैं एवं अन्य कोने पर आवेश -Q रखा है। यानी कि ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा यहाँ पर है। मैं बता दूं, एक त्रिभुज है, उसके दो कोनों पर, कोई भी दो कोने मान लो, +Q और +Q आवेश रखे हैं, एक कोने पे -Q रखा है। समबाहु त्रिभुज मानकर, समबाहु त्रिभुज मानना है इसको, समबाहु त्रिभुज मानकर इसके केंद्र पर कितना आवेश रखें कि निकाय साम्यावस्था में रहे। बस कुछ भी नहीं करना, इसके केंद्र पर यहाँ पर Q' रख दें, सेम दूरी। अब आपको पता है A/√3, A/√3, A/√3। ये इस पे, अब ये इस पे ऐसे बल नहीं लगाएगा, ये इस पे ऐसे बल लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा। परिणामी बल अब भी क्या होगा, इन दोनों बलों का परिणामी बल, अब ये क्वेश्चन आज ही करवाया है, इस तरफ ही होगा, और ये दोनों फिर इस तरफ फिर जुड़ जाएगा। Q' का आंसर फिर क्या आ जाएगा, 0, सेम। बस ध्यान रखना है -Q है, इसलिए डायरेक्शन बाहर की ओर नहीं, क्योंकि ये -Q इस Q' को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब, जब आप इसको करोगे तो इसमें यही बनेगा कि यहाँ Q' है, उस Q' के ऊपर इधर -Q रखा है, इधर +Q, इधर +Q, ठीक है। ये भी प्लस का मानते हैं, तो प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण होता है, तो इसका मतलब ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, लेकिन ये इसको खींचेगा अपनी ओर। इन दोनों का परिणामी इस तरफ होगा F, और इसी तरफ होगा तीसरा F3, फिर जुड़ जाएंगे, फिर आंसर Q' 0 आएगा कि नहीं आएगा वो आपको निकाल के दिखाना है, वो मैं नहीं आपको बता रहा। और कल इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आप कितना आंसर कैसे निकालते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, और वो आपका पूरा टॉपिक है। इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, बढ़िया बढ़िया पहले लेक्चर से सारे नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी नोट्स मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे ही देता हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।